तो ये देखिए फ्लैशर जल रही है, लेकिन इसके साथ आपको एक नॉइज़ सुनाई दिया होगा। आपके बाइक पे भी ये होगा। कैश प्राइस पे करके ऑन रोड ला के भी मतलब अभी तक नंबर प्लेट नहीं मिल रहा। सेम इसके साथ भी यही हुआ था, मैंने भी इसको कैश पे लिया था, मुझे भी ऑलमोस्ट 5 मंथ लग गए थे। वो लोग बस बोलते हैं नंबर प्लेट आ जाएगा। हे गाइस, आज मैं करने जा रहा हूँ, मेरे पास ये जो दो KTM की बाइक है, इन दोनों की एक कंपेरिजन वीडियो। सो ये है KTM की 125 ड्यूक और ये है KTM की 200 ड्यूक। सो ये वाला अभी हाल फिलहाल में लिया गया है 2024 पे, और ये है E20 वाला मॉडल। आप देख पाएंगे BS6 फेज 2 का मॉडल है ये, और ये 2022 पे लिया गया था। BS6 जो पहला जनरेशन का BS6 था वो वाला मॉडल है। सो अभी मैं बातें करूंगा इन दोनों में क्या क्या सिमिलरिटीज़ है और क्या क्या डिफरेंसेस है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो डिफरेंसेस है इन सब के बारे में। तो अगर आप देख पाएंगे हेडलाइट में, तो ये देखिए ये पूरा हेलोजन पे दिया गया है और ये इसकी DRLs है। और अगर 200 पे आप देखोगे तो यहाँ पे देख पाओगे ये एकदम Gen 2 390 का हेडलाइट है और ये टोटली LED वाला है और यहाँ पे इसकी DRL है। तो ये हो गया फर्स्ट डिफरेंसेस। तो अभी बात करते हैं इसकी जो सेकंड डिफरेंसेस है। इसमें सिंगल चैनल ABS आती है और अगर आप 200 को देखोगे इसमें डुअल चैनल ABS आती है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए पीछे का जो आप देख पाएंगे यहाँ पे ये जो सेंसर दिख रहा है ये ABS का नहीं है, ये RLP का सेंसर है। और 200 पे भी सेम वाला सेंसर है, लेकिन ये ABS का है। ये ABS और RLP दोनों में काम करता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो वायर्स जा रही है ये आप देख पाएंगे सीधा इंजन से इधर करके इधर जा रही है वायरिंग, मतलब इसमें डुअल चैनल ABS है, ये ABS का वायर है। और अगर मेरी 125 पे दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए कि इंजन की तरफ कुछ जा नहीं रहा, मतलब एक है ये छोटा सा तार, ये बस RLP सेंसर के लिए है, और ये है इसका मतलब ब्रेक, यही से काम करता है। तो ये हो गया नंबर 2 डिफरेंस। और नंबर 3 अगर डिफरेंस की बात करूं तो इसकी जो नीचे यहाँ पे देख पाएंगे एक बैश प्लेट दिया गया है जो कि नीचे की जो साइलेंसर है उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। और सामने यहाँ पे जो O2 सेंसर दिया गया है, बहुत ये देखिए O2 सेंसर का तार यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे सेंसर है, इसीलिए ये वाला बहुत ही ज़्यादा बड़ा दिख रहा है। सेम अगर मैं 200 की बात करूँ तो यहाँ पे देख पाएंगे ये जगह बहुत ही चिकना है और यहाँ पे एक वो दिया गया है प्रोटेक्टर। सेम 200 के नीचे कोई प्रोटेक्टर नहीं दिया गया है। यहाँ पे देखिए कोई बेस प्लेट वगैरह नहीं है, ये एकदम नेकेड है। नीचे यहाँ पे लग सकता है कुछ भी, लेकिन एक चीज़ है ये थोड़ा ऊंचा बाइक है। अगर मैं आपको बैठ के भी दिखाऊं तो ये थोड़ा ऊंचा लगता है और ये थोड़ा नीचा लगता है मुझे। वैसे तो दोनों की अगर सीट हाइट की बात करूँ तो दोनों 822 mm की है। तो ये आप देख पाएंगे कि बहुत आसानी से मेरे दोनों पैर टिक जाते हैं। इधर भी आइए, ये देखिए दोनों पैर बहुत आसानी से टिक जा रहा है मेरा। मैं 5'7" हूँ। और अगर 200 की बात करूँ तो ये मुझे थोड़ा सा ऊंचा लगता है। वैसे तो मिल जाता है मुझे, बट स्लाइटली मुझे ऊंचा लग रहा है ये, एकदम स्लाइटली। E20 लिखा गया है बैजिंग, और शायद ये E20 के लिए ही नीचे जो साइलेंसर पे ये गार्ड दिया गया है। और इसका O2 सेंसर भी थोड़ा चेंज कर दिया गया है। अगर आप देख पाओगे तो इसका जो O2 सेंसर है ये देखिए ये लेफ्ट साइड पे दिया गया है, वेयरएज अगर 125 पे आपको दिखाऊं तो इसका देखिए राइट साइड पे दिया गया है। तो ये थोड़ा सा मतलब मुझे एक डिफरेंस लगा। सो अभी बात करते हैं नेक्स्ट डिफरेंस के बारे में, जो है इनकी पावर्स की। और ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस है क्योंकि 125 जनरेट करता है 14.5 PS ऑफ पावर 9250 RPM पे, और इसका टॉर्क है 12 न्यूटन मीटर्स की 8000 RPM पे। वेयरएज इसका पावर बहुत ही ज़्यादा है, ये 25 PS ऑफ पावर जनरेट करता है 10,000 RPM पे, ये 10,000 RPM तक जाता है। और इसका जो मैक्सिमम टॉर्क है 19.3 न्यूटन मीटर्स, ये जनरेट करता है 8000 RPM पे। सो ये मेजरली मैंने आपको 4 डिफरेंस बता दिए जो सबसे बड़ी डिफरेंस मुझे लगा। और पांचवा अगर डिफरेंस की बात करूँ तो इनकी कलर स्कीम्स की है। बेसिकली कॉस्मेटिक चेंज ही है। अगर आप देख पाओगे ये वाइट और ऑरेंज कलर पे दिया गया है इसकी टैंक, और यहाँ पे पीछे भी थोड़ा वाइट यूज़ करा गया है। और इसकी व्हील्स आप देख पाओगे पूरा ब्लैक कलर्स के हैं। और अगर 200 की बात करूँ तो ये तो ऑरेंज की है, लेकिन इसका टैंक ब्लैक है और ये भी ब्लैक है, और इसकी व्हील्स पूरा ऑरेंज है दोनों। और स्टिकरिंग में भी डिफरेंस है थोड़ा। अगर आप देख पाओगे कि यहाँ पे कोई स्टिकर यूज़ नहीं करा गया है, सिर्फ यहाँ पे ड्यूक लिखा गया है। और सीट के नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए KTM लिखा गया है। और अगर मैं 200 की बात करूँ तो
हेडलाइट के साइड पे भी KTM लिखा गया है, लेकिन 125 पे आप देखोगे कि ये पूरा ब्लैंक है। और यहाँ पे और एक स्टिकर दिया गया है सीट के इधर, लेकिन इसके पीछे आप देख पाओगे ये पूरा ब्लैंक है, यहाँ पे कोई स्टिकर नहीं दिया गया है। सो ये हो गया सारे डिफरेंसेस। तो अगर मैं इसकी सिमिलरिटीज़ की बात करूँ तो ऑलमोस्ट सारा कुछ सेम ही है। दोनों की इंडिकेटर से लेके, ग्रेवरेल्स से लेके, ये जो मडगार्ड है, इवन टायर की जो सेक्शन है, टायर की सेक्शन में आपको बता देता हूँ, ये 150, 60 और 17 की टायर है, और ये MRF Rev Z C1 की है, आप यहाँ पे देख पाएंगे। सेम 200 पे भी यही वाला टायर यूज़ करा गया है। इसकी टायर प्रोफाइल यहाँ पे लिखा गया है 150, 60 और 17, और यहाँ पर आप देख पाएंगे MRF Rev Z 150 सेक्शन के टायर है। तो टायर भी सेम है, टायर अगर वगैरह, और ये जो स्विंग आर्म आप देख पा रहे हो एल्यूमिनियम स्विंग आर्म, वो भी एकदम डिट्टो सेम है। इवन इसकी जो ब्रेक है डुअल पिस्टन फ्लोटिंग कैलिपर्स है, और सामने आप देख पाओगे इधर ये 4 पिस्टन रेडियली माउंटेड कैलिपर है। 200 पे भी सेम ब्रेक से लगाया गया है। ये देखिए सेम ब्रेक्स है। सो अभी मैं बातें करने वाला हूँ इसकी ब्रेक्स के बारे में। मतलब ये जो रेडियली माउंटेड कैलिपर्स होते हैं ये मोस्टली USD सस्पेंशन पे ही होता है। सो इस पे 4 पिस्टन कैलिपर्स है, मतलब चारों तरफ जो कैलिपर्स है ये ऐसे ब्रेक लगते हैं, ऐसे, मतलब ये एक कैलिपर ऐसे करके ब्रेक लगते हैं। लेकिन पीछे है 2 पिस्टन कैलिपर्स, इसमें क्या होता है कि फ्लोटिंग रहता है, एक ऐसा रहता है, और ये जो कैलिपर है ये इस पे जाके ऐसे ऐसे करके ब्रेक लगता है। इसीलिए क्या होता है कि पीछे का जो ब्रेक है हमें थोड़ा कम फीडबैक देता है, लेकिन सामने का दोनों ऐसे ब्रेक लगता है तो बहुत ही अच्छा फीडबैक देता है। और दोनों ही 300 mm की डायमीटर की डिस्प्ले के साथ आता है। और अगर रेडिएटर की बात करूं तो इस पर आप देख पाएंगे कितना बड़ा रेडिएटर दिया गया है, एकदम 390 पे ये वाला रेडिएटर यूज़ होता है, और यहाँ पे भी सेम यही वाला रेडिएटर है। और सस्पेंशन भी WP की सस्पेंशन दिया गया है, 43 mm USD फोक्स, देखिए बहुत ज़्यादा चंकी है। सेम इसमें भी WP की सस्पेंशन दिया गया है, और इसकी डायमीटर भी 43 mm ही है। बाकी सब कुछ सेम ही है। अगर मैं आपको स्विचेस की बात करूं, ये भी ऑलमोस्ट सेम ही है, सीट वगैरह भी डिट्टो सेम है। और इसकी जो फ्रेम है, ट्रेलिस फ्रेम, ये स्प्लिट में दिया गया है। ये देखिए यहाँ पे 2 वोल्ट दिया गया है, तो ये स्प्लिट ट्रेलिस फ्रेम है, और यहाँ पे भी सेम स्प्लिट ही ट्रेलिस फ्रेम दिया गया है। तो अगर मैं सिमिलरिटीज़ की बातें करने जाऊँ तो बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ है इसमें, और डिफरेंसेस जो 5 थे, 3 तो मेजर है और 2-3 ऐसे छोटा मोटा डिफरेंसेस है। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इस 125 के जो टायर पे एक बैलेंसर दिया गया है, मतलब टायर को बैलेंस करने के लिए। यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये देखिए आपके बाइक पे भी ये होगा, लेकिन ये 200 पे नहीं दिया गया है। ये तो पुराने जो 200 थी उस पर दिया जाता था, बट इसमें क्यों नहीं दिया गया है U20 में मुझे नहीं पता, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए टायर की किसी भी साइड पे ये वाला जो बैलेंसर है दिया नहीं गया है। अगर आप सोचोगे इस साइड दिया गया है, इस साइड भी नहीं है, मैंने चेक करके देख लिया। सो ये थे इसके डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज़। तो अभी मैं बात करता हूँ इनकी माइलेज की। ये जो मेरा 125 है ये अप्रॉक्स 40 kmpl तक माइलेज दे देता है सिटी पे और हाईवे पे मिक्स करके। और अगर मैं 200 की बात करूं तो ओनर ने मुझे जितना बोला कि इस पर सर्विस से पहले 28 kmpl मिला था, तो अभी सर्विस के बाद शायद और ज़्यादा मिल जाए, लेकिन मैक्स टू मैक्स आपको 35 kmpl तक मिल जाएगी, इससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते 200 से। अभी मैं बात करता हूँ इन दोनों की राइडिंग स्टांस की। दोनों का जो राइडिंग स्टांस है, जैसे बैठोगे आप, ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन इसमें आपको पावर बहुत ही ज़्यादा कम महसूस होगा, क्योंकि ये पावर बहुत ही कम जनरेट करता है, अराउंड 15 PS और ये 25 PS, तो मैक्स ऐसे 10 PS की डिफरेंस है। तो इसमें क्या होता है, इनिशियली ये पिकअप कर ही नहीं पाता है। और अगर मैं 200 की बात करूँ तो ये इनिशियली बहुत ज़्यादा पंच देता है, और मिड रेंज तक भी वो पंच रहता है, लेकिन अगर आप 125 चलाओगे तो आपको सिर्फ मिड रेंज पे वो पंच मिलेगा 5000 RPM के बाद। और हमेशा आपकी बाइक को रेविंग पे रखना पड़ेगा, मतलब बॉइलिंग पे रखना पड़ेगा, तब जाके आपको उसकी पावर महसूस होगी। लेकिन 200 के लिए इतना ज़्यादा पावर है कि थोड़ा सा भी एक्सेलरेट कर दो तो बहुत अच्छे से चल जाता है। और एक चीज़ मैं इस बाइक के बारे में बताने वाला हूँ, मतलब इन जनरल KTM के बारे में बताने वाला हूँ। हमारी जो स्टेट त्रिपुरा है इसमें KTM का एक ही ओनर है, श्री कृष्ण एंटरप्राइज, और एक
शोरूम है आगरतला पे, जहाँ से मैंने ये 125 वाला लिया था, और एक शोरूम है यहाँ का धर्मनगर पे, जहाँ से ये लिया गया था। वैसे ओनर एक ही है, बस दो दो प्लेस में उनका ये छोटा सा ब्रांच है धर्मनगर पे, और धर्मनगर पे ही मैं सर्विस करता हूँ। तो इनमें क्या है, मैंने एक चीज़ नोटिस करा है, तो अगर आप कैश से बाइक लोगे तो नंबर प्लेट आने में बहुत लेट होता है। देखिए ये इस पर अभी भी पुराना वाला नंबर ही चल रहा है जो पहले दिया गया था, पेपर से लगाया गया है नंबर, रजिस्ट्रेशन तो हो चुकी है लेकिन नंबर प्लेट अभी तक नहीं आ रहा है। 5 मंथ्स हो चुकी है। तो बताओ आप, मतलब कैश प्राइस पे करके ऑन रोड ला के भी मतलब अभी तक नंबर प्लेट नहीं मिल रहा। सेम इसके साथ भी यही हुआ था, मैंने भी इसको कैश पे लिया था, मुझे भी ऑलमोस्ट 5 मंथ लग गए थे, और इतना ज़्यादा बोलने के बाद फिर जाके मुझे ये नंबर प्लेट दिया गया। सो मैं अभी इसकी प्राइस रेंज की बात ही कर देता हूँ। सो इसको मैंने लिया था आगरतला त्रिपुरा से 2022 पे 2,16,000 ऑन रोड कैश पे लिया था, और इसको लिया गया है 2024 में 2,42,000 ऑन रोड कैश पे लिया गया था। सो इन दोनों बाइक्स में 26,000 की डिफरेंस आती है। तो अगर आप बोलोगे कि 26,000 पे करना सही रहता है या आपको थोड़ा कम प्राइस पे करके 125 लेना चाहिए, मेरे हिसाब से आपको 200 की तरफ ही जाना चाहिए, क्योंकि इस पे से बहुत ज़्यादा आपको पावर मिलने वाला है। इसके साथ साथ आपको डुअल चैनल ABS भी मिलने वाला है, और प्लस में ये हेडलाइट भी मिल जाएगी आपको। अगर मैं ब्लैक मार्केट में हेडलाइट की बात करूँ, जैसे कि मुझे ये लगवाना है, तो ऑलमोस्ट 10,000 लग जाता है। सो आपके लिए एनी डे वर्थ रहेगा 200 लेना। सो अभी मैं बात करता हूँ कि किसको 200 लेना चाहिए और किसको 125। ऐसा नहीं है कि 125 ऐसे ही KTM वाले बेच रहे हैं, इसका भी कोई पर्पस है, ये बिक रहा है तभी बेच रहे हैं। सो ये 125 इन्हीं को लेना चाहिए जो बिगिनर राइडर है और जिनको पहला बाइक लेना है और उनको KTM ही पसंद है, तो 125 उनके लिए है। ये इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है, कोई भी आसानी से चला पाएगा। और जो लोग प्रो राइडर्स है तो उनके लिए है 200, क्योंकि इसमें आपको पावर भी मिल जाएगी, स्टाइल भी मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगी। तो अभी मैं दिखाने वाला हूँ इन दोनों बाइक की हेडलाइट को ऑन करके कैसे जलती है, और उसकी साउंड टेस्ट भी अभी कराने वाला हूँ आपको। तो पहले मैं 200 से शुरू करता हूँ। तो ये देखिए DRL जल चुकी है, और ये है इसका हाई बीम। अभी मैं इसको ऑन करके भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये है 200 की साउंड। अभी मैं आपको चेक कराता हूँ 125 की साउंड और इसकी DRL और हेडलाइट्स वगैरह। सो ये है इसकी DRLs, ये है इसका हेलोजन वाला हेडलाइट। ये देखिए इस पर इतना प्राइस आपको पे करने के बाद भी ये येलो वाला हेलोजन मिलता है। अब इसकी साउंड टेस्ट करवाता हूँ। सो अब आप बताइएगा कि किसका साउंड आपको अच्छा लगा। अभी मैं एक चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ इन दोनों बाइक्स की, कि आपको अब बाइक लेते हो तो बहुत सारे हम मॉडिफिकेशन करवाते हैं, जैसे कि ब्लिंकर्स लगाना। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इसकी जो ब्लिंकर जल रही है, ये जो ब्लिंकर जल रही है, ये मैंने करवाया था अंदर एक मॉड्यूल लगा के। मैंने वायरिंग से कोई छेड़छाड़ी नहीं किया, कपलर टू कपलर लगाया। तो ये जो अभी चल रहा है, वर्किंग जो हो रही है, इधर आइए आप कोई भी एक्स्ट्रा नॉइज़ सुन नहीं पाओगे। आप ध्यान देना, कोई भी एक्स्ट्रा कुछ भी नॉइज़ नहीं आ रहा। आप सीट पे भी इधर कोई भी नॉइज़ नहीं आ रहा। इसके अंदर ही मैंने लगाया था कपलर टू कपलर। तो अभी मैं अगर 200 की बात करूं, तो 200 पे जो करा गया था, इसकी फ्लैशर, ये वायरिंग काट के करा गया था। तो ये देखिए ये फ्लैशर जल रही है, लेकिन इसके साथ आपको एक नॉइज़ सुनाई दिया होगा। आई होप कि आपको नॉइज़ आ रही हो। तो इसके अंदर जो रिलेज है, इसमें साउंड हो रही है, रिले होती है इतना छोटा छोटा, इसमें साउंड हो रही है। आई डोंट नो ये साउंड क्यों हो रही है या कोई इफेक्ट करेगा कि नहीं, मुझे नहीं पता। बट इसको वायरिंग करके मतलब काट के लगाया गया था। ये देखिए इसका स्विच है। सो मैं तो रेकमेंड करूँगा कि आप अगर लगाते हो ऐसे
इंडिकेटर्स, तो आप वायरिंग का कटिंग मत कीजिए, ऑनलाइन पे आपको मिल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। हमारी स्टेट में क्या है कि सर्विस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। जैसे कि यहाँ पे दो दो KTM की शोरूम है, लेकिन मेरे घर के सामने धर्मनगर वाला शोरूम पड़ता है और इनके लिए भी धर्मनगर का शोरूम पास ही पड़ता है, मतलब 29 किलोमीटर दूर पड़ता है। और अगर मैं आगरतला पे जाऊँ तो बहुत ही ज़्यादा दूर पड़ता है, 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा। तो इतना दूर जाकर हम सर्विस नहीं करवाते, सामने ही करवा लेते। लेकिन सर्विस में बहुत ज़्यादा मुझे परेशानियाँ आया है और इनको भी बहुत ज़्यादा परेशानियाँ झेलना पड़ा, क्योंकि जो ये फर्स्ट सर्विस करवाने गए थे तो शोरूम वाले इनको जो इंजन ऑयल है वो पुराना वाला डाल रहे थे, तो उन्होंने देख लिया, फिर जाके उन्होंने चेंज करवाया, वरना इंजन ऑयल भी पुराना वाला ही डालते थे। तो इनका बस फर्स्ट सर्विस ही हुआ है। और मेरा इस बाइक का भी जो सर्विसिंग का एक्सपीरियंस है मैंने अपने इसी चैनल पे अपलोड करा है, तो वो जाके आप चेक कीजिएगा कि यहाँ पे सर्विसिंग का कैसा एक्सपीरियंस है। और मुझे सबसे बुरा लगता है ये कैश पैसा देने के बाद भी देखिए अभी तक नंबर प्लेट नहीं मिला। वो लोग बस बोलते हैं नंबर प्लेट आ जाएगा आ जाएगा, तो मुझे समझ नहीं आता इतना लेट क्यों लगता है। मैं KTM वालों से कहना चाहूँगा कि ये जो इतना लेट लगता है इसको जल्दी से जल्दी सुधारा जाए, ताकि कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा हो, क्योंकि कोई भी कस्टमर नहीं चाहेगा इतना पैसा दे के बाइक ख़रीदने के बाद इतना ज़्यादा वेटिंग करना पड़े नंबर प्लेट के लिए। यही है आज का वीडियो। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और अगर आपको कुछ भी जानना है इन दोनों बाइक्स के बारे में और KTM के बारे में इन जनरल, तो कमेंट में पूछ सकते हैं आप, मैं वीडियो बना दूंगा। और इन दोनों के बीच में और भी ज़्यादा वीडियोस लाने वाला हूँ, राइडिंग वीडियोस, माइलेज टेस्ट, तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रह सकते हैं।